बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से लेखिका जो है वो लाइयों में ठहरी हुई थी और वहाँ के विषय में वो बताती हैं कि पूरी तरह से अंधेरी रात हो चुकी थी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, अर्थात रात का प्रभाव बढ़ चुका था। आगे कहती हैं, जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो छोटा सा एक गेस्ट हाउस था जहाँ वो लोग रुके हुए थे, वहाँ पर जो जितेन था गाइड और ड्राइवर, उसने तेज़ धुन पर अपने संगी साथी जो भी थे वहाँ के लोग उनके साथ नाचना शुरू किया। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि परियों की कहानी से, मतलब उसमें जैसे कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा हो, मतलब काल्पनिक चीज़ें लग रही थी ये सब। अ, जैसे परियों की कहानी में होता है सब कुछ खूबसूरत, सब कुछ अच्छा, उसी तरह से ये जो रात थी वह भी बहुत ही मोहक और भली प्रतीत हो रही थी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, मस्ती और मादकता, मस्ती थी और नशा जैसे हो गया हो, उस तरह से उसका जो संयोग था, उसका जो मेल था, इसके चलते एक एक कर, मतलब इस मानो ये मादकता जो था मस्ती का, वो लोगों पर ऐसे छा गया था कि एक एक कर सभी सैलानी जो भी पर्यटक थे वो गोल गोल घेरा बनाकर वहाँ नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मनी ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते ही रह गए। मतलब जो इनकी सखी थी वो 50 साल की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा बढ़िया नृत्य किया, इतना जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि ऐसे लग रहा था कि वो कुंवारी लड़कियों को भी हरा सकती हैं, उसमें उन्हें मात दे सकती हैं। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। और यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो बहुत संजीदा थी, जिंदा दिल व्यक्तित्व था उनका, जिसके चलते वो इतना आनंद का अनुभव कर रही थी। और जब हम खुश होते हैं हम अपनी खुशी को दूसरों तक भी पहुंचा देते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति दुखी हो तो वो अपना जो दुख है वो भी दूसरों तक पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 साल की जो महिला है उसने नृत्य करके दूसरों को भी आनंदित कर दिया, क्योंकि उनके स्वयं के अंदर इतना आनंद था, इसलिए वो दूसरों के साथ इसे साझा कर पाई। लाइयों की सुबह, अब रात के बाद सुबह का वर्णन किया गया यहाँ पे कि सुबह जो है वो बेहद शांत और सुरमई सुरमई, मतलब खूबसूरत है। जैसे तिस्ता नदी की शांत धारा है, वैसे ही वह भी, वहाँ की सुबह भी बहुत शांत है। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने जीने के लिए पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार करते हैं, शराब का व्यापार करते हैं। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। जाहिर सी बात है, लेखिका इतनी ऊंचाई पर आई थी तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो बर्फ़ देखना था। लेकिन अप्रैल का शुरुआती महीना था और यहाँ पर बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था, बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी। जबकि ये लोग सी लेवल अर्थात समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। मैं कौन? लेखिका। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। जन्नत स्वर्ग के लिए कहा गया है। तो वो बता रही हैं कि बर्फ देखना जो है सबसे बड़ा आकर्षण था, लेकिन अभी तक उन्हें बर्फ के दर्शन नहीं हुए थे। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। वो कहते हैं उस लेखिका को वहाँ का के एक नवयुवक ने, सिक्किम के रहने वाले एक नव युवक ने यह बताया कि यहाँ पर बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण स्नोफॉल अर्थात बर्फ़ का गिरना जो है उसमें कमी आ रही है। लेकिन कटाव अगर चले जाएं, कटाव भी एक स्थान है, तो वहाँ पर शर्तिया, मतलब वहाँ पक्का बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड, कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। लेकिन कटाव अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है, और टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण वो सुर्खियों में नहीं आया है और इतना लाइमलाइट में नहीं है।
वो लोगों की नज़र में नहीं आया है और इसीलिए अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। जैसा अम, जैसे प्रकृति ने उसे जो रूप प्रदान किया था उसी रूप में अभी तक था, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मनुष्यों ने हस्तक्षेप नहीं किया था, छेड़छाड़ नहीं किया था उसके साथ। कटाव जो है वो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। जहाँ ये ठहरे थे वहाँ से लायुंग से 2 घंटे के सफ़र के बाद ये कटाव पहुँच जाएंगे। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, बात कर रहा था, और उसकी जो घरवाली थी, उसकी जो पत्नी थी, वो अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें मतलब सभी पर्यटकों को उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। और इस तरह से उसका जो ध्यान था वो इन लोगों की तरफ था। तभी गाय ने आकर के बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़प कर लिया था। महुआ एक तरह का फल होता है, छोटा सा, जिसका प्रयोग लोग जो हैं वो शराब बनाने के लिए भी करते हैं, और उसको ऐसे भी उबाल के खाते हैं, या अन्य ये भी एक खाद्य पदार्थ है। तो वो रखा होगा सूखने के लिए महुए को, और तभी आकर के गाय ने उसे गुड़प कर लिया, मतलब खा लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। मीठी झिड़कियाँ मतलब प्यार से ही डांट करके उसको, गाय को वहाँ से हटा दिया, उसको मारा पीटा नहीं। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। उम्मीद किस बात की थी? बर्फ की। आवेश और उत्तेजना भी थी साथ में, कि जल्दी से जल्दी जो है हम कटाव पहुंच जाएं। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था, और उस पर धुंध और बारिश। एक तो वहाँ का रास्ता जो है और बहुत ज़्यादा खतरनाक था, उसके ऊपर से धुंध भी थी, फॉग थी, जिसके चलते रास्ता इतना साफ नहीं दिख रहा था, और बारिश भी हो रही थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। अंदाज से मतलब अनुमान लगा करके कि हाँ सही रास्ते पर जा रहा हूँ। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब जगह बादल ही बादल नजर आ रहे थे। बादलों की परत, परत मतलब लेयर, सब कुछ बादल में, ऐसा लग रहा था सब कुछ बादल बन गया हो। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। इनकी जीप जो थी वो ऐसे लग रहा था बादलों के को चीर करके बादलों के बीच से निकल रही थी। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। खतरनाक रास्ते पर चलने के कारण डर मन में था, और इसलिए ये सारे अभी जो थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, चुप थे। और उस पर बारिश भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था एक चुक, एक गलती होगी और सब खलास। खलास मतलब सब खत्म हो जाएगा, सब मारे चले जाएंगे, सबकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए सांस रोक के हम धुंध और फिसलन भरे इस रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे, और मानो यही प्रार्थना कर रहे हो कि सुरक्षित अब हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। आगे अगली कक्षा में